तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट 10, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। इस्तांबुल की प्रमुख सड़क इस्तिक्लाल कदेसी से कुछ ही दूर एक पुराने अपार्टमेंट में 2012 के अंत में मैं बैठा हुआ था। मेरे साथ मेरा गाइड माइक भी एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ फीट दूर बैठा था। मैं तुर्की की 4 दिन की यात्रा पर गया हुआ था। वास्तव में माइक मूल रूप से गाइड नहीं था। वह मेन का रहने वाला था और 5 वर्ष से तुर्की में रह रहा था। उसने ही मुझे पूरा देश घुमा देने की पेशकश की थी और मैं उसे साथ ले आया था। जिस रात को मुझे और माइक को रात्रि भोज पर बुलाया गया था, उसमें उसके कुछ तुर्क मित्र भी थे। हम 7 लोग वहाँ थे और वहाँ पर सिर्फ मैं ही था जिसने कभी दिन में एक पैक सिगरेट तक नहीं पी थी। मैंने एक तुर्क से पूछा कि यह आदत कैसे लग गई। उसने कहा, यह हमेशा दोस्तों के साथ रहते हुए शुरू होती है। एक दोस्त पीता है तो फिर आप भी पीने लगते हैं। यह वास्तव में कुछ ही दिल जीतने वाला था कि कमरे में मौजूद आधे लोग ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। माइक कुछ वर्षों से सिगरेट नहीं पी रहा था। एक पुस्तक एलन कर्स एजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग को पढ़कर उसकी आदत छूट गई। उसने कहा, यह पुस्तक सिगरेट पीने के मानसिक भार से मुक्त करती है। यह कहती है खुद से झूठ बोलना बंद करो। वास्तव में आप सिगरेट नहीं पीना चाहते। आप जानते हैं कि इसमें सुख का आभास नहीं हो रहा है और इससे आपको महसूस होने लगेगा कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपको यह लगने लगता है कि आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी सिगरेट पीने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने पुस्तक का कुछ हिस्सा पढ़ा। इसे लिखने वाले ने रोचक रणनीतियां अपनाई हैं ताकि सिगरेट पीने वाले अपनी ललक को खत्म कर सकें। वे सुनियोजित तरीके से सिगरेट पीने से संबंधित हर संकेत को रिफॉर्म करते हैं और उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। वे इस तरह की बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती। आप सोच रहे हैं कि सिगरेट पीना सामाजिक होने के लिए आपकी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना सिगरेट पिए भी आप सामाजिक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि इसे पीने से तनाव खत्म होता है, लेकिन नहीं, इसे पीने से नसों में फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। मैं सतत रूप से इन वाक्यों और इन जैसे दूसरे वाक्यों को दोहराते हैं। वे कहते हैं, अपने दिमाग में बैठा लो, आप कुछ नहीं खो रहे हो और आप न केवल स्वास्थ्य, ऊर्जा और धन के क्षेत्र में बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सबसे ज़्यादा आवश्यक अपने लंबे और गुणवत्ता से भरे जीवन में शानदार सकारात्मक प्रगति हासिल कर रहे हैं। जब आप पुस्तक समाप्त करने को होते हैं तो सिगरेट पीना दुनिया में सबसे ज़्यादा हास्यप्रद लगने लगता है। जब आपको लगता है कि सिगरेट पीने से कोई फ़ायदा आगे भी नहीं होगा तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई कारण नहीं रहता। यह व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियमों के विपरीत है। इसे अनाकर्षक बनाएं। अब मैं जान गया हूँ कि यह सोचने में भले ही बहुत आसान लगता है कि बस अपना मानस बदलने की ज़रूरत है, आप सिगरेट पीना छोड़ेंगे, लेकिन 1 मिनट मेरे साथ रहिए। ललक कहाँ से आती है? हर व्यवहार की सतही स्तर पर कोई ललक होती है। इसके पीछे गहराई में कोई प्रेरणा होती है। मुझे भी अक्सर ललक पैदा होती है जो इस प्रकार की रहती है, मैं टाकोस खाना चाहता हूँ। आप मुझे पूछेंगे कि मैं टाकोस क्यों खाना चाहता हूँ, तो मैं यह जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन सच कहीं गहराई में छुपा हुआ है। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, इसलिए टाकोस की ओर प्रेरित हुआ। भले ही टाकोस के लिए मेरी ललक हो, लेकिन इसके पीछे प्रेरणा यही है कि मुझे खाना और पानी चाहिए। हमारे भीतर की प्रेरणाओं में ये शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ऊर्जा बचाना, पानी और खाना हासिल करना, प्रेम प्राप्त करना और संभोग करना, एक दूसरे से जुड़ना और संबंध बनाना, सामाजिक स्वीकृति मिलना, अनिश्चित काम करना, सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा हासिल करना। कोई ललक भीतर की प्रेरणा की विशेष अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में यह इच्छा नहीं रहती कि सिगरेट पी ली जाए या इंस्टाग्राम चेक कर लिया जाए या वीडियो गेम्स खेल लिए जाएं। गहरे स्तर पर आप सहजता से अपनी अनिश्चितता कम करते हुए बेचैनी समाप्त करना चाहते हैं ताकि किसी तरह से सामाजिक स्वीकृति मिले और सामाजिक स्तर हासिल हो। किसी भी उत्पाद की तरह आदत डालने को देखें तो आप महसूस करेंगे कि यह कोई नई प्रेरणा नहीं रचती, बल्कि यह मानवीय स्वभाव की भीतरी प्रेरणा से जुड़ी होती है। प्रेम पाएं और प्रजनन करें। टिंडर का उपयोग करें, दूसरे लोगों से जुड़े और संबंध बनाएं। फेसबुक
पर ब्राउजिंग करें, सामाजिक स्वीकृति को जीतना, इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करें, अनिश्चितता कम करना, गूगल पर सर्चिंग करें, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा कमाना, वीडियो गेम्स खेलें। आपकी आदतें किसी प्राचीन इच्छा का आधुनिक हल हैं, पुरानी खराब आदतों का नया संस्करण। मानव व्यवहार की भीतरी प्रेरणाएं पहले जैसी हैं। खास आदतें जो हम अलग तरह से करते हैं वे पुराने इतिहास पर ही निर्भर करती हैं। शक्तिशाली अंश समान भीतरी प्रेरणा को हल करने के विभिन्न उपाय होते हैं। एक व्यक्ति तनाव को भगाने के लिए सिगरेट पीना सीख सकता है, दूसरा व्यक्ति बेचैनी हल करने के लिए दौड़ने जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि जो समस्याएं आपके सामने हैं उन्हें हल करने का सबसे सही उपाय आपकी आदतें हों। ये सब विधियां जिनको प्रयुक्त करना आपने सीखा है, एक बार आप जब किसी हल को किसी समस्या से जोड़ देते हैं तो आप बार बार उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आदतों का मतलब जुड़ाव से है। ये जुड़ाव ही निर्धारित करते हैं कि कोई आदत बार बार दोहराने के योग्य है या नहीं। जैसे कि हमने पहले नियम की चर्चा में शामिल किया था, आपका दिमाग सूचनाओं का सतत रूप से ग्रहण करते हुए माहौल में व्यस्त नए संकेतों को देखता रहता है। हर बार जब आप कोई संकेत देते हैं तो आपका दिमाग उद्दीपन प्रभावित करता है और यह पुनः अनुमान लगाता है कि पहले क्षण में क्या किया जाना है। संकेत, कोई स्टोव गर्म है, यह आप देखते हैं। अनुमान, यदि मैं इसे स्पर्श करता हूं तो जलन होगी, इसलिए मैं इसे छूने से अलग रहूंगा। संकेत, आप देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट हरी हो रही है। अनुमान, यदि मैं गाड़ी चालू करता हूं तो मैं सुरक्षित तरह से 2 मार्गों के विभाजन को पार करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं ईंधन चालू करूंगा। आप एक संकेत देखते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर उसे श्रेणीबद्ध करते हैं और उचित प्रतिशत का निर्धारण करते हैं। यह सब एकदम होता है, लेकिन यह आदतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हर काम किसी पूर्ण अनुमान के बाद ही होता है। जीवन हमें प्रतिक्रियावाद लगता है, जबकि वास्तव में उसका अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे दिन आप अपना चिंतन किसी में रखते हैं कि जो आपने अभी देखा उसके आधार पर किस तरह से काम किया जाए और आपके लिए पहले क्या काम आया था। आप सतत रूप से यही पूर्ण अनुमान लगाते रहते हैं कि अगले पल क्या होना है। हमारा व्यवहार इस प्रकार के पूर्ण अनुमानों पर बहुत ज़्यादा आधारित रहता है। इसे दूसरे प्रकार से देखें तो हमारा व्यवहार उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य घटनाओं की तर्कसंगत असलियत हो। 2 लोग सिगरेट की ओर देखते हैं, एक को पीने की इच्छा हो जाती है और दूसरे को उसकी गंध से चिढ़ आती है। इसी तरह के संकेत अच्छी या खराब आदत को बढ़ाते हैं जो आपके पहले के चिंतन पर आधारित है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में वह पूर्व चिंतन है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। ये पूर्ण अनुमान भावनाओं को जन्म देते हैं। इस तरह की हम आमतौर पर ललक का वर्णन करते हैं, यानी भावना, इच्छा और आग्रह। भावना और उमंग हमारे द्वारा देखे गए संकेतों और हमारे द्वारा लगाए गए पूर्ण अनुमानों को संकेतों में तब्दील कर देते हैं जिन्हें हम लागू कर सकते हैं। वे ये समझने में मदद करते हैं कि वर्तमान में हम क्या समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप इसे समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं आप अभी कितना गर्म या ठंडा महसूस कर रहे हैं। यदि तापमान 1-1 डिग्री करके गिरता है तो आप शायद कुछ नहीं करेंगे। यदि तापमान 10 डिग्री गिरता है तो आप ठंड महसूस करेंगे और कपड़ों की एक और परत डाल लेंगे। ठंड लगना संकेत था जिसने आपको कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आप पूरे समय संकेतों को महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप उसका पूर्व अनुमान लगाते हैं कि आप एक अलग स्थिति में बेहतर होंगे, तब आप कार्रवाई करते हैं। कोई ललक उस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं या आपकी भीतरी अवस्था बदलने की इच्छा है। जब तापमान घट जाता है तो आपका शरीर जो अनुभव कर रहा है और वह क्या अनुभव करना चाहता है, यह उसके बीच का अंतर होता है। वर्तमान अवस्था और इच्छित अवस्था के बीच में जो अंतर है वह आपसे कार्य करा लेता है। इच्छा एक प्रकार का अंतर है कि आप अभी कहाँ और भविष्य में क्या होना चाहते हैं। छोटे से छोटा काम भी वर्तमान से अलग अनुभव करने की प्रेरणा से भरा होता है। जब आप अधिक खाते हैं या सिगरेट
सुलगा लेते हैं या सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हैं तो आप वास्तव में आलू के चिप्स या सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहते, ना ही सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स चाहते हैं। आप सिर्फ अलग अनुभव करना चाहते हैं। हमारे आभास और भावनाएं हमें बताती हैं कि वर्तमान स्थिति में रहना है या बदलाव करना है। वे हमें बताती हैं कि हम क्या बेहतर तरह से कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया कि जब भावनाएं और आभास खंडित होते हैं तो हम वास्तव में फैसला करने के योग्य नहीं रह जाते। हमारे पास संकेत नहीं होते कि क्या प्राप्त करें और क्या छोड़ें। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमोसिया ने बताया, भावना ही आपको यह गुंजाइश देती है कि आप चीज़ों को अच्छी, खराब या उदासीन के तौर पर अंकित करें। संक्षेप में कहें तो आपके द्वारा महसूस की जाने वाली विशिष्ट ललक और आपके द्वारा की जाने वाली आदतें वास्तव में आपकी मूलभूत अंतर्हित प्रेरणाओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में उसे फिर करने की ललक विकसित हो जाती है। समय के साथ आप ये पूर्व अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि सोशल मीडिया देखना प्यार महसूस करने में आपकी मदद करेगा या यूट्यूब देखना आपके डर को भूल जाने की गुंजाइश। आदतें तब आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ देते हैं और हम नुकसान की बजाय अपने लाभ के लिए इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कठिन आदतों की यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, बिजनेस करने के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती हैं, आपको परिवार के लिए डिनर बनाने को मिलता है। मात्र एक शब्द को बदलने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं। जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं, उस तरह के व्यवहार को बोझ के रूप में देखने के अंदाज में बदलाव करके उन्हें अवसर माने। मुख्य बात यह है कि यथार्थ के दोनों ही रूप सही हैं। आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं और आपको वो चीजें करने को मिलती हैं जो भी मानसिकता आप चुनते हैं उससे साक्ष्य आप देख सकते हैं। मैंने एक बार व्हील चेयर पर जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की कहानी सुनी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको व्हील चेयर पर बैठे रहने में कठिनाई होती होगी तो उनका जवाब था, मुझे कठिनाई नहीं बल्कि उस कुर्सी पर अपनी स्वतंत्रता लगती है। यदि मेरी व्हील चेयर ना होती तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहता और कभी घर छोड़ नहीं पाता। नजरिए में यह बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन को बदलकर रख सकता है। अपनी आदतों के नुकसान की बजाय उनके फायदे को रेखांकित करना अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम करने और आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का तीव्र और आसान तरीका है। व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौती मानते हैं जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है और थका कर रख देता है। आप उसे कौशल विकसित करने का उपाय मान सकते हैं। खुद को यदि ऐसा कह रहे हैं, मुझे सुबह दौड़ लगाने जाना पड़ता है, इसकी वजह ये कहिए, मेरा धैर्य बढ़ने और तेजी से काम करने का समय आ गया है। फाइनेंस। पैसा बचाना अक्सर त्याग से जुड़ा हुआ होता है, हालांकि आप उसे सीमाओं की बजाय अपनी स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। यदि आप सरल सच समझ जाएं, वर्तमान के साधनों में कमी करते हुए जीने से भविष्य के साधन बढ़ जाएंगे। जो पैसा आप इस माह बचा रहे हैं वह अगले महीने आपकी खरीदने की शक्ति को बढ़ा देगा। ध्यान। जिसने भी 3 सेकंड से ज्यादा ध्यान करने का प्रयास किया वह समझ सकता है कि जब भी कोई विष्करण आपके दिमाग में उबजता है तो आप कुंठित होते हैं। आप कुंठित अवस्था को प्रसन्नता में बदल सकते हैं जब आप यह समझेंगे कि हर अवरोध आपके फिर से अपनी सांस पर लौटने का अभ्यास कर देता है। विकर्षण एक अच्छी चीज है क्योंकि ध्यान के अभ्यास के लिए आपको उसकी जरूरत रहती है। काम से पहले का संन्यास। कई लोगों को बड़ा प्रेजेंटेशन देना या किसी अहम स्पर्धा में भाग लेने के पहले बहुत बेचैनी होती है। उनकी श्वास तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उत्तेजता बढ़ने लगती है। यदि हम किसी वाक्य नकारात्मक तरह से करते हैं तो हम घबराए हुए और तनाव में मिलेंगे। यदि हम उस
आभास को सकारात्मक तरह से लेंगे तो हम आसानी से सम्मान के साथ प्रस्तुति देंगे। आप अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं नर्वस हूँ की बजाय कहें मुझे यह कार्य करते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे फोकस करने की ऊर्जा मिल रही है। मानसिकता में यही मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को बदलने में आपकी मदद करते हैं जो आप किसी खास आदत या स्थिति से जुड़ जाते हैं। यदि आप इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप पर एक रीति नीति को अपना सकते हैं जिसमें भी आपको खुशी मिलती हो। उससे सरलता से अपनी आदतों को जोड़ना है। आप बड़ी सहजता से उन आदतों को जोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तब तक भी प्रेरित होने की आवश्यकता होगी तो आप उस संकेत का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप संभोग से पहले कोई विशेष गाना बजाते हैं तब आप अपनी गतिविधियों को उसके संगीत से जोड़ सकेंगे। जब भी आपकी इच्छा हो बस गाना चालू कर दें। इसी तरह की रणनीतियों ने पिट्सबर्ग के बॉक्स और लेखक एड लेटिमोर को लाभ हुआ, जबकि उनको उसका पता भी नहीं था। उन्होंने लिखा, मुझे विचित्र तरह से समझ में आया कि जैसे ही मैं लिखने से पहले हेडफोन लगाता हूँ तो मेरा फोकस और पूरा ध्यान बढ़ जाता है। मुझे संगीत बजाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इससे समझे बिना वे खुद को बदल रहे थे। आरंभ में उन्होंने अपने हेडफोन चालू रखे और कुछ संगीत सुनकर मजा लिया और काम पर पूरा फोकस कर दिया। इससे 5 से 10 बार कर लेने के बाद हेडफोन सिर पर लगाना संकेत बन गया जो स्वचालित रूप से काम के प्रति ध्यान को बढ़ा रहा था। इसकी ललक स्वाभाविक रूप से होने लगी। खिलाड़ी भी इसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, प्रदर्शन के लिए, अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने के वास्ते करते हैं। अपने बेसबॉल करियर में मैंने एक विशेष पारंपरिक स्ट्रेचिंग शुरू की थी और हर बार खेलने के पहले उसे कर लेता था। उस पूरे क्रम में 10 मिनट लगते थे और मैंने इसी तरह से हर बार उसे किया। इससे मैं शारीरिक रूप से ऊर्जा महसूस करता था और खेलने के योग्य हो जाता था। ज्यादा अहम बात यह है कि इसके कारण मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई। मैंने खेलने के पहले इस काम को जोड़ लिया ताकि खुद को प्रतिस्पर्धी और फोकस्ड अनुभव करूं। यदि मैं पहले प्रोत्साहित नहीं हो पाता, जैसे ही मैं रीति को करता, मैं खेलने के लिए तैयार हो जाता। इस रणनीति को आप किसी भी कार्य में बदलकर काम में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सामान्य तौर पर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पता करें जिससे आपको वास्तव में प्रसन्नता मिले, जैसे आपको डॉग को पालना अच्छा लगता है या बबल बाथ। इसके बाद एक छोटा रूटीन अपनाएं। आप जिन कार्य को पसंद करते हैं उसे करने के बाद ही वह करें जिसमें आप 3-4 लंबी गहरी श्वास लेकर मुस्कुरा सकते हैं। 3 गहरी श्वास, मुस्कुराना और डॉग पालना, इसे दोहराते जाएं। आप सांस लेने और मुस्कुराने की इस दिनचर्या को अच्छे मूड से जोड़ने लगें। ये संकेत बन जाता है जिसका अर्थ है प्रसन्न महसूस करना। एक बार यह हो गया तो आप इसे कभी भी अपना सकते हैं जब भी आप चाहें। काम के कारण तनाव है, 3 गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए। जीवन में दुख है, 3 गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए। एक बार इसकी आदत बन गई तो यह संकेत आपको उसकी ललक बढ़ाएगा, भले ही मूल हालात से उसका बहुत कम लेना देना हो। खराब आदतों के कारणों का पता लगाने और उसमें सुधार करने की कुंजी यही है कि आप उनके जुड़ावों को फिर परिभाषित कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अपने पूर्व अनुमानों को फिर प्रोग्राम कर सकें तो कठिन आदत भी आकर्षक बन जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उलमेन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूह में बांट लिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फोटो को ए रेटिंग, 90 फोटो को बी रेटिंग, 80 फोटो को सी और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएंगी। इसी बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो देनी पड़ेगी, लेकिन वह
ऐसी होनी चाहिए कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इसी बीच गुणवत्ता वाले समूह केवल सटीक फोटो के लिए ही बैठे रहे। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस अस्थापित बातें और एक मामूली फोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किया रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। दो विचार लगते तो एक समान है, लेकिन एक समान होते नहीं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आलेख के लिए 20 विचार लिखता हूँ जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए उसी विषय की पुस्तकें पढ़ना आदि प्रवृत्त होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह एक क्रिया है। कई बार प्रवृत्त होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपके शरीर ठीक हो सके, लेकिन उससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। केवल वर्कआउट करने पर ही वह आपको मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कोई परिणाम नहीं निकलता तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर हैं। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने के पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं मेरी 4 संभावित क्लाइंट्स में अभिवृद्धि हुई है, यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकों के लिए कुछ विचार पर चिंतन किया है, यह सब विस्थापित हो रहा है। प्रवृत्त होना या हरकत आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीजें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टालमटोल होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते, आप अभ्यास करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है। आपको बस इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनाने में कितना समय लगता है? तो चलिए जानते हैं। आदत बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव से कोई व्यवहार धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। किसी क्रिया को जितना दोहराया जाएगा, मस्तिष्क की संरचना बदलकर उक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी हो जाएगी। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कहते हैं, जो क्रिया के ताजा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ कोशिका से कोशिका तक सिंगल लिंक सुधरती जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हैब ने 1939 में बताया था, इसलिए इसे हैब्स लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होते हैं।
संगीतकारों में सेरिबेलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते। सेरिबेलम शरीर की हलचल के लिए जरूरी होता है, जैसे गिरावट के तर पर चलना या वायलिन बजाना आदि, जैसे गिटार के तार चलाना या वायलिन बजाना आदि। गणितियों की इंफीरियर पैराटाइल ल्यूब्यूट में ग्रे मैटर बड़ा हुआ होता है जो गणना और जोड़ घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बताया समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, यह उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थापित स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवर में काफी बड़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कई ड्राइवर सेवानिवृत्ति हो गया। नियमित वजन परीक्षण के प्रति प्रतिक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उस तरह ढल जाते हैं जैसा उनका उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। निसंदेह आदतों को स्थापित करने में पुनरावृत्ति के महत्व को तब मान्यता दी जाती थी जब तक कि न्यूरोसाइंटिस्ट ने इस ओर झांकना तब शुरू किया नहीं था। 1860 में अंग्रेजी दर्शक जॉर्ज एच लेविस ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में, एक वाद्य यंत्र बजाने में या अनभ्यस्त शरीर गतिविधियों को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिन चैनलों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय बोध को गुजरना पड़ता है वे स्थापित नहीं होते। लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अदृश्य हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि मन अन्यथा लगा होता है। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों सहमत हैं कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिए थे उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन ही किया उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में और दूसरे सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था। एक प्रक्रिया था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेप पद होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह होती है जब अचेतन मन अपने आप को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखती है। नीचे आप देखेंगे कि ऐसा क्या नजर आता है जब शोधकर्ता वास्तविक आदत के लिए स्वचालित स्तर को ट्रैक करते हैं, जैसे प्रत्येक दिन 10 मिनट तक चलना। इन चार्टों का आकार को वैज्ञानिक सीखने की अवस्था कहते हैं। इनसे व्यवहार परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चलता है कि आदतें आवृत्ति पर आधारित होती हैं, समय पर नहीं। एक आम प्रश्न मैं सदैव सुनता हूँ, नई आदत बनाने में कितना लंबा समय लगता है? लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदत बनने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यह है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितनी पुनरावृत्ति आवश्यक है। इस तरह से कितनी बार करना होगा ताकि यह स्वचालित आदत हो जाए। आदत बनाने के संबंध में समय बीतने को लेकर कुछ भी जुदाई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गए। मायने वह दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 3 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते हैं। आवृत्ति से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्तियों में आपने समाविष्ट किया गया है। नई आदतों में समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से अंतर्निहित न हो जाए और आप आदत रेखा को पार ना कर लें। व्यवहार में यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है आप उन्हें करते हैं।
कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं, ये कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इससे आसान बनाएं, का पालन करना ही है। बाद के अध्ययन में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से करना कैसे है। कम से कम प्रयास का नियम। पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गैन जर्मर एंड स्टील में मानव वैज्ञानिक एक जीव वैज्ञानिक जेल्डन डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया। महाद्वीपों की आकृतियां अलग अलग होती हैं। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सटीक और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण तक चली, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग विस्तृत और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भूभाग इसके विपरीत है। भूभाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सर्दियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही आसन के साथ स्थितियां जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन में समान होती हैं। इन कारकों ने यूरोप और एशिया में किसानों को कुछ फसलों को घरेलू बनाने और फ्रांस से चीन तक के भूभाग पर उन्होंने उगाने की गुंजाइश दी। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। जरा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। बर्फ मिट्टी का कमजोर विकल्प है। उत्तर दक्षिण मार्गों पर किसानों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो, तब किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 से 3 गुना तेजी से फैल गई। सर्दियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृति सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थी और नई प्रतियोगियों को विकसित करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित थी। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए। एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय के साथ ये पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गए। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक आपको यह बताएगा। इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, कोई मूर्खता नहीं। ऊर्जा अनमोल होती है और मानसिक इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो उसे संरक्षित कर ले। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अलग जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना, जहां आप वो ही फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं। सभी संभावित क्रियाओं में से जो साकार होती हैं वही होती हैं जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती हैं। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पशु ऐप करने का है तो वह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन 1 पशु ऐप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती
और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी उसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविजन देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक हैं। एक मायने में हर आदत इसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है, ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है, जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते, आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत जो आपके और आपके इच्छित अंत के बीच उतनी ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं कर रहे हों। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना लेते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होती है। लेकिन उन लक्षणों के बारे में क्या जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीज़ों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या ये है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दोनों में जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे उतना ही खुद को मजबूत करेंगे, उभरना आसान रहेगा। इससे आसान बनाने के पीछे विचार चीज़ों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है बल्कि उन लक्षणों में चीज़ों को करना है जहाँ तक संभव हो आसान बनाना है जो लंबी अवधि में लाभ दे। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए आप बगीचे में बीज से मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि वॉल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प ये है कि जहाँ से पाइप मुड़ा है उसको ठीक कर दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और उससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में अवरोध से उबरने की कोशिश करने की बजाय आप उसे कम कर सकते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने से सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिज़ाइन करने का अभ्यास है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिज़ाइन करने पर चर्चा की थी। लेकिन आप कार्य को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग हो। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट होती हैं। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्ते से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो अब आप वहां पहुंचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज़्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं, समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं, हम एक अराजक घर में किताब
लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध की बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स सुरोविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों में लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पाद की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए काम के स्थान पर डिजाइनर किए गया ताकि कर्मचारी मुड़मुड़ाकर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट ना कर सके। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पाद के मुकाबले ज्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविजन के लिए सर्विस क्लास जापान में बने टेलीविजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होते थे। 1969 तक आते आते अमेरिका कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोध को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेगा और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादकों की ओर देखें तो पता चलेगा कि उत्पाद और सेवा आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं होती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं आती। टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनी अपने प्रोडक्ट डिजाइन पर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं। जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सरल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादकों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होम पॉड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद है जिससे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि ये फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्ले लिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है। बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों का सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार एक संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। उसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण है जहां सही काम करना जितना संभव है उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ओसावोल्ड निकोलस मिसिसिपी के नाइटजैक के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। निकोलस ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया जिससे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए जब वे टीवी देखना समाप्त करते थे तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते थे, सोफे पर तकिए को
विस्थापित करते और कंबल की तय करते थे। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते थे। जब वे शावर लेते थे तो उस समय टॉयलेट को साफ करते थे। जब शावर गर्म हो रहा होता है, प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं, बल्कि उसे अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है। निकोलस लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूँ तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है, क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूँ। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूँ। मैं अति सक्रिय आलसी हूँ, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं तो आप उसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बॉक्स रखती है। जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से विक्रियत होती है। जब भी आवश्यक होता है वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, क्योंकि उसने ऐसे करने का अवरोध कम कर लिया है। सालों तक मैं उसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है और मैं सोचता हूँ कि मुझे कार्ड भेजना है, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते हैं और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाइए, कुकिंग ट्रे को काउंटर पर सेट करें और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी ज़रूरत आपको एक रात पहले होगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है। अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक्स और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच में रह सकें। व्यायाम करना चाहते हैं तो वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और अपनी पानी की बोतल पहले से रख लीजिए। डाइट सुधारना चाहते हैं तो बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद उसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो को नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं, या सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता तो आप उसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविजन को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें, क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविजन को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कोठरी में स्थानित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी चलाएंगे जब आप वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होती है। जब भी संभव होता है मैं अपना फ़ोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह उसे देखता रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध उतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना किसी कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजतन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम करता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फ़ोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटे के लिए आपसे उसे छिपाने को कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फ़ोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं नहीं देख सकता तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाता हूँ तो उन्हें फिर डाउनलोड करने में लॉगिन करने से पहले कुछ
हफ्ते बीत सकते हैं। इन ट्रिक्स से पक्की लत पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत जुड़े रहने या एक बुरी आदत में फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहारों को आसान बनाने और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में रहने के संचाई प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो। अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। अध्याय 13, टहलने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। टाइवला थॉर्प को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफरों में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मैक ऑर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जूनियर ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपने मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती हैं। वे लिखती हैं, मैं एक रस के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्म, स्टेव शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पैपिंग आयरन जिम ले जाएं, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म वे स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे यहाँ जाना है तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी या उसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन के बारे में शस्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव उन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद के किए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं और उससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है जो आप पहले से कर रहे हैं। आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी रखते हैं चाहे आपको पहले से ही भूख ना लगी हो। आप अपने फोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही आप स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जो आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:15 पर, जो मेरी रात के बाकी हिस्सों का आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे ट्वाइला थॉर्प कैब बुलाती है। यह रस्म कपड़े बदल कर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। इसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना या तय करना कि कौन सा व्यायाम करना है, जिम के नीचे कदम रखना आदि। पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाते हैं। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं उस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ जिस क्षण आप
तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है। जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्ग को दो रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय कर देते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेतारा में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या लेने जा रहे हैं। आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेन्यू में। यदि आप गौ मांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार का ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प जो वहाँ हैं उसी में ही रहते हैं, वे पिछले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं हम उसी तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकमात्र होते हैं और मार्ग तय करते हैं जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु हैं, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यह तब की जब कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए तो भी बड़े से आरंभ करना आसान लगता है। जब आप किसी बदलाव को सोचते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय से ज़्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम का समय लेना चाहिए। आइए पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना। 1 पेज पढ़ना हो सकता है। आधे घंटे योगा करना। योगा मैट निकालना बन जाता है। कक्षा के लिए पढ़ना। मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। कपड़े तय करना। एक जोड़ी मोजे तय करना बन जाता है। 3 मील तक दौड़ना। दौड़ने के मेरे जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पृष्ठ पढ़ सकता है या कोई एक कपड़ा तय कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू करते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पाद मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा लेते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। उसके लिए आप बहुत आसान से कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों नक्शा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है। 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा कम मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत ही आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन कर सकते हैं। लोगों को अक्सर ये अजीब लगता है कि एक पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या सेल्स कॉल करने के बारे में उनका विचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदतों में महारत हासिल करने की है। सच्चाई ये है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने की बजाय अधिक सतत आधार पर आसान काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं।
यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं, उतनी अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं, जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वर्क ऐप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन कार्य को आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप पहली कार्रवाई को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे, उससे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वयं हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक जैसा लगता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पशु ऐप करने या नोट्स खोलने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिक उपाय है तो आप क्यों उसको करेंगे। यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने के लिए जाएं लेकिन 2 मिनट के बाद रुक जाएं। ध्यान करना शुरू करें लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 120 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं करने दिया जाता है। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था और जैसे ही उसका समय समाप्त होता वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया था। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज पर उतारने से लंबित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह से इसे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह करता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेग मैक्यूविन ने दैनिक लेखक की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की। वे हमेशा परेशानी की तरह करने से पहले लिखने बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखन के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छा लिख रहे हैं तो हमेशा रुक जाएं। इस तरह की रणनीति एक और कारण से भी काम करती है। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में जाते हैं, चाहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर को सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति के आकार की पुष्टि करती है जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है, लेकिन एक पशु ऐप व्यायाम ना करने से बेहतर है। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल ना करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना उससे बेहतर है कि आप कभी किताब हाथ में ना लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उसे जितनी आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं और आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को आपके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यवहार के सबसे छोटे रूप को 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करें, फिर एक महारती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनट पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना, आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसमें अपने मूल रूप से आपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी।
व्यवहार के पीछे 2 मिनट पर फोकस। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ, मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूँगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी है। जब भी आप किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का यह सरल तरीका है।